दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नम्पी एट्रीब्यूट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को कंसीडर करना चाहूँगा। तो इससे पहले की वीडियो में हमने नम्पी के बारे में देखा था कि उसमें एरेज जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं और किस तरीके से वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल वो बनते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस इमेज में देखेंगे, आप इस सेक्शन को देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें भी हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11 जो है इसमें कॉलम्स हैं हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास रोज़ भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरे की पूरी। तो जो हमारे पास एक इमेज रहती है, जैसे कि यहाँ पे सी है हमारे पास, ये भी एक मैट्रिक्स होती है जिसमें कि वैल्यूज़ स्टोर करी जाती हैं, और जो मैट्रिक्स होती है उसको बाद में इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इस इमेज को देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टोर है। इसके आसपास की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी एम्प्टीज़ हैं, इनमें कुछ नहीं है और वैल्यू सिर्फ यहाँ पे है। और इसको जब स्टोर करना होता है कंप्यूटर में तो ये कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो ना ज़ीरो हैं, ये सारी बाहर की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो हैं ये। और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वन की वैल्यूज़ है अंदर। तो जहाँ भी हमारे पास वन है वो हमारे पास सी को क्रिएट कर रहा है, और बाकी की जो मैट्रिक्स हैं उसमें ज़ीरो हैं। तो अब चलते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो का जुपिटर नोटबुक है। यहाँ पे हमने देखा था कि एरे क्रिएट कैसे होता है। तो अब एक काम करते हैं, आज हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट जिसमें आता है शेप। तो हमारा पहला एट्रीब्यूट ही है शेप। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा है, जैसे कि हमारे पास ये एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ ये पता करना कि इसमें कितने रोज़ एंड कॉलम्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रो तो हमारे पास एक ही है, लेकिन जो कॉलम है वो हमारे पास तीन है, एक दो और तीन। तो थ्री कॉलम्स हैं। तो जब मैं शेप यहाँ पे अपने वेरिएबल के साथ शेप यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे पास थ्री प्रिंट होके आ रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर थ्री कॉलम्स हैं हमारे पास। और सिंपली ये थ्री ही एलिमेंट्स हैं इसमें। अब लेकिन जब हमारे पास जो टू डायमेंशनल एरे होगा तब हमारे पास ये एट्रीब्यूट ज़्यादा काम का है, शेप का जो एट्रीब्यूट है। तो यहाँ टू डायमेंशनल एरे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लिस्ट थी और सेकंड लिस्ट थी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेप, मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आ चुकी हैं रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये हमारे पास टू रोज़ हैं इसमें और थ्री कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम हमने देख लिया है। जैसे कि मैं इसको ना शेप को हटा देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, और ये और कॉलम की बात करें तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, दूसरा और तीसरा। तो हमारे पास टू रोज़ हैं और थ्री कॉलम हैं। तो इनका हमें पता कैसे लगता है, डॉट सेव करके। तो भले ही अभी हमारे पास जो डेटा है वो सिंपल सा है, हम देख के बता सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई इमेज होगी जिसको कि आपको कोई न्यूरल नेटवर्क जो है ट्रेन करना है अगर आपको, तो उस इमेज की अगर आपको पता करना है कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, कितनी रोज़ और कॉलम्स हैं, तो फिर हमें डॉट सेव फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। यह नम्पी का एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है ये। वहीं अगर मुझे पता करना हो कि मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, मतलब जैसे हमारे पास अभी तो हमें पता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल एलिमेंट ना 6 है हमारे पास, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज और इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 6, क्योंकि एलिमेंट ही 6 हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो हम उनको फिर एक एक करके कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। ये तो यहाँ तो हमें पता लग रहा है देख के। तो वैसे अगर हमें पता कर रहा हूँ कि हमारी इमेज में या हमारा जो भी डेटा होगा उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो हम डॉट साइज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरोज़ हमने क्रिएट करे थे कल, जिसमें हमने कहा था कि 5 रोज़ आए और 3 कॉलम आए। तो 5 रोज़ हैं 1 2 3 4 5 और 3 कॉलम्स हैं 1 2 और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्रिएट हुए थे कल।
अब अगर मुझे यही पता करना हो कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ, तो मैं बता पाऊँगा कि ये 15 है, क्योंकि रोज़ इंटू कॉलम्स भी अगर हम करेंगे तब भी आ जाएगा 5 × 3 जो कि 15 होता है। तो यहाँ तो हमें पता लग रहा है, लेकिन जब हमारे पास कोई इमेज होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, आपके पास सिर्फ ये इमेज होगी और आपको पता करना है कि कितने पिक्सल की है ये इमेज, तो इसके अंदर कितने पिक्सल हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं। रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जितना बड़ा नंबर होगा पिक्सल का, उतनी क्लियर हमारी इमेज होती है। वैसे हमारे पास वंस हैं, तो हम वंस में भी शेप और साइज़ नाम का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइज़ देख लिया, और इससे पहले हमने शेप देखा था। तो शेप खासकर हम 2D में इसको यूज़ करेंगे, 1D में नहीं करेंगे इसका यूज़, मतलब कॉमनली जो यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं, हमें वंस का पता है, हमें अरेंज कैसे किया जाता है ये भी पता है। आज हम देखने वाले हैं इसमें जो नया है वो है हमारा डेटा टाइप। तो जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे ही एक एग्जांपल कंसीडर कर देता हूँ साइज़ में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी टाइप और रन करता हूँ इसको, तो मुझे पता लगता है कि ये हमारे पास इंटीजर है, और इंटीजर भी कौन सा, 64 बिट वाला है। अगर आपके पास कोई पुराना सा कंप्यूटर हो, उसमें फिर आपको आएगा इंट 32। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे 32 आएगा या 64 आएगा। और 32 और 64 बिट के जो कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या है कि ये कम डेटा स्टोर कर सकता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा हद तक डेटा को स्टोर कर सकता है। तो यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशंस करी जा सकती हैं, इसमें ये पॉसिबल नहीं था। तो अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो 64 बिट के हैं, और मतलब अभी जो है ज़्यादातर, और अभी से 10-15 साल पुराने वो 32 बिट के थे। अब हम डेटा टाइप को थोड़ा और हम देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ। आइए, स्ट्रिंग नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया अपने पास यहाँ पे। तो वेट, यहाँ पे मैं मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ एक, जैसे कि मतलब नाम मैं एक लिस्ट रहा हूँ, एप्पल, बनाना और XYZ 1 2 3। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब मुझे अगर पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ कि np.array। पहले तो मुझे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे में। एरे में मैंने कन्वर्ट कैसे करना है, अब मैं स्ट्रिंग इसमें डाल दूँगा। तो मैंने अपनी स्ट्रिंग को np.array में लिखने के बाद, मतलब इसको कर दिया है मैंने, numpy का एक एरे क्रिएट कर दिया है मैंने अभी बेसिकली। अब मैं चेक करना चाहूँगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट s.d टाइप। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे आया है हमारे पास U6। U का मतलब होता है यूनिकोड, ये जो है स्ट्रिंग, यूनिकोड स्ट्रिंग। अब यूनिकोड स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई यहाँ पे n लेटर है, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कोड होता है कंप्यूटर सिस्टम में। और हमारे पास 3 है, इसके लिए कुछ और होगा, या चाइनीज़ होगी या जैपनीज़ होगी, उनमें अगर कुछ हमारे पास लेटर्स हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक कोड होगा कंप्यूटर सिस्टम में। तो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में चले जाइए, उसका यूज़ करिए, वो वहाँ पे अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को लिखते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि हमें एक्स ही लिखना है, वहाँ वाई ही लिखना है या जेड लिखना है। उसके जो सिस्टम में ना यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं पहले से ही, ये एक कोडिंग सिस्टम है जो कि यूनिवर्सल है। तो हमारे पास अभी डेटा टाइप में आ गया है कि हमारे पास यूनिकोड
मतलब स्ट्रिंग आ चुका है हमारे पास। और 6 का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा लार्जेस्ट स्ट्रिंग है इस लिस्ट के अंदर उसकी लेंथ 6 है। जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। ये हर एक स्ट्रिंग की लेंथ है। तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 है। ये इस चीज़ को बता रहा है हमारे पास 6 जो है। अभी इसी तरीके से अगर मैं एक बूलियन क्रिएट कर देता हूँ, बी मैंने नाम दे दिया इसको, और मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर लिखा है ट्रू कॉमा फॉल्स। अभी हो सकता है कि आपको ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आपको अभी ये चीज़ें लर्न करनी है ताकि आप आगे डेटा को एनालाइज कर पाओ, या मशीन लर्निंग मॉडल्स जब यूज़ करने हैं, मतलब क्रिएट करने हैं हमें, तो तब आपको पता होना चाहिए कि numpy में हमारे पास डी टाइप का कोई एट्रीब्यूट है या शेप है, साइज है। तो उसके लिए ये कुछ बेसिक है जो कि हमें लर्न करना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं अभी कि ये काम कैसे करता है। तो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ numpy.array, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ना एरे में, तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो मैं यहाँ फिर से बी लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले हमारे बी के अंदर एक लिस्ट थी, सिंपल लिस्ट, लेकिन अब हमारे बी के अंदर फिर बी में फिर से वैल्यू असाइन हुई है जो कि एक numpy एरे है। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ बी डॉट डी टाइप, इसको मैं रन किया तो हमारे पास आ गया कि बुलियन, कि हमारे पास जो numpy में एरे है उसके अंदर का डेटा जो है वो बुलियन है। और पाइथन के बेसिक्स में हम देख चुके हैं कि बुलियंस क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।